बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में अध्ययनरत बीए पाठ प्रथम की छात्र छात्राओं का पुनः भौतिक भूगोल की क्लास में मैं डॉक्टर सत्यदेव शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, उन्हें आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछली क्लास में हमने जियोमॉर्फोलॉजी जो भौतिक भूगोल के पाठ्यक्रम में ए सेक्शन के अंतर्गत आता है, भूआकृति विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो जर्मन विद्वान वेगनर द्वारा प्रतिपादित किया गया था, उसके बारे में पढ़ा। मैं थोड़ा सा आप लोगों को पुनः रिवाइज कराना चाहूँगा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि महाद्वीप और महासागर जो कि दोनों स्थल रूप प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं, कि उत्पत्ति को लेकर के अनेक विचार, अनेक परिकल्पनाएं और अनेक सिद्धांत अनेकों विद्वानों द्वारा प्रतिपादित किए गए। इन सभी में वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एक अति महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वेगनर एक जर्मन मूलतः जलवायु विज्ञान वेत्ता थे, जर्मनी के रहने वाले थे, और हम ये भी जानते हैं कि जर्मन भौगोलिक विचारधाराओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भौगोलिक ज्ञान के विकास में रहा है। भूगोल को वैज्ञानिक स्वरूप जर्मनी में ही दिया गया, वहीं का रहने वाले थे वेगनर महोदय। तो वेगनर ने महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति को लेकर के 1912 में अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किया। लेकिन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसके कारण यह सिद्धांत, यह विचार विश्व के विद्वानों का, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सका। और 1920 के पश्चात यह सिद्धांत काफ़ी लोकप्रिय हुआ। वेगनर ने कहा कि वर्तमान में जो महाद्वीप और महासागरों का स्वरूप है, वर्तमान में जो 7 महाद्वीप हैं विश्व में, वो प्राचीन काल में पूर्व कार्बोनिफेरस युग में सभी एक दूसरे से संलग्न थे, एक सुपर महाद्वीप के रूप में थे। एक बड़ा स्थलखंड था जिसको उन्होंने पेंजिया नाम दिया था। इस पेंजिया के 2 भाग बताए, उत्तरी भाग अंगारा लैंड या लॉरेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। इस पेंजिया के चारों तरफ एक विशाल जलराशि थी जिसको उन्होंने पेनथालासा कहा। और इस पेनथालासा जो महासागर था, जो जलीय भाग था, वो सागरीय रूप में था। आगे चल कर के भूगर्भिक आंतरिक शक्तियों के कारण पेंजिया विखंडित हो गया, टूट गया और अनेक स्थलखंडों में विभाजित हो गया, और विभाजित होकर के वर्तमान में महाद्वीप बने और महासागर की उत्पत्ति हुई। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ से आगे इस सिद्धांत के पक्ष में क्या क्या तर्क हैं, इस बारे में हम आज बात करेंगे। विद्यार्थियों, पक्ष में तर्क का मतलब है कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से तथ्य ऐसे हैं जो इस सिद्धांत को बल देते हैं, इस सिद्धांत को प्रमाणित करते हैं। अगर आपसे एग्जामिनेशन में ये कहा जाए कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की समालोचना कीजिए, तो उसमें सिद्धांत आएगा, उसके पक्ष में तर्क आएंगे और उसके विपक्ष में तर्क मतलब आलोचनाएं आएंगी। समालोचना में दोनों चीज़ें आती हैं, पक्ष और विपक्ष। क्या क्या चीज़ हैं, कौन कौन से तथ्य हैं, कौन कौन सी विषय वस्तु है जो इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं, सिद्धांत को प्रमाणित करते हैं, और कौन कौन सी तथ्य हैं जो इसके विपरीत हैं, इसकी आलोचना करते हैं या विपक्ष में हैं। तो पक्ष में तर्क में सबसे पहला आता है जिग्सा फिट का विचार।
जिग्सा फिट का विचार अगर हम देखें तो संपूर्ण विश्व में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, जैसा कि एक रेखाचित्र बनाया हुआ है किताब में और परिष्कृत रूप में बना हुआ है, इसमें जब हम देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका का पूर्व का जो अंतरीप है, जो क्षेत्र है, वो गिनी की खाड़ी में जिस तरीके से सेट कराया जा सकता है जिग्सा फिट के रूप में, अर्थात जैसे किसी चीज़ को तोड़ने के बाद पुनः हम सटाते हैं तो वो सटीक उसमें बैठता है, तो हम ये अनुमान कर सकते हैं ये टुकड़ा इसी का है। तो जिग्सा फिट का विचार है, ये प्रमाणित करता है कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका प्राचीन काल में कभी न कभी एक दूसरे से सटे हुए रहे होंगे या एक दूसरे से जुड़े हुए रहे होंगे। तो पहला पक्ष में तर्क है जिग्सा फिट का विचार। नंबर 2, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर पाई जाने वाली भूवैज्ञानिक संरचना में समानता। अटलांटिक महासागर, जिसको आंध्र महासागर भी कहते हैं, इसके पूर्वी जो तट है उस पर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप स्थित हैं, जबकि पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। इन दोनों तटवर्ती भागों पर भूवैज्ञानिक संरचना में समानता पाई जाती है। इतनी अधिक दूरी पर होने के बावजूद भी यदि भूवैज्ञानिक संरचना में समानता है तो ये बात प्रमाणित होती है, इस बात को बल मिलता है कि कभी न कभी ये महाद्वीप आपस में जुड़े हुए रहे होंगे। नंबर 3, दक्षिण अमेरिका एवं अफ्रीका महाद्वीपों में मिलने वाली जीवाश्मों में समानता। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के जीवाश्म जो फॉसिल्स हैं उनमें यदि हम देखेंगे तो उसमें समानता मिलती है, जीवाश्मों में समानता मिलती है। वो भी इस बात को प्रमाणित करती है कि कभी न कभी ये दोनों महाद्वीपें आपस में जुड़े हुए रहे होंगे। नंबर 4, महाद्वीपों की ट्रियासिक युगीन शैलों में समानता मिलती है। भूवैज्ञानिक समय सारणी में ट्रियासिक युगीन देखा होगा, ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस क्रमशः युग हैं, जिसमें ट्रियासिक युग की कुछ चट्टानें हैं वो महाद्वीपों में समानता लेती हैं दोनों तटों की। तो ये भी इस बात को बल देती है कि कभी न कभी ये आपस में जुड़े हुए रहेंगे। विश्व में ग्लोसेप्टोरस वनस्पति का वितरण देखिए, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर, कुछ ऐसे भूखंड हैं जो वर्तमान में काफ़ी दूर होते हुए भी उसमें ग्लोसेप्टोरस वनस्पति का वितरण मिलता है सभी जगह। तो प्रमाणित होता है कि कभी न कभी ये सभी खंड आपस में जुड़े हुए रहे होंगे। नंबर 5, विश्व में। नंबर 6, लेमिंग नामक जंतु का वितरण। देखिए, यूरोप का उत्तर पश्चिम में एक क्षेत्र है स्कैंडिनेवियन क्षेत्र, जिसमें मुख्यतः नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये आपके देश हैं जो शामिल होते हैं। और यहाँ पर एक जंतु लेमिंग नामक जंतु मिलता है, और ये जंतु जब पैदा होते हैं बच्चे तो पश्चिम की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, और पश्चिम में स्थल अभाव के कारण समुद्र अटलांटिक महासागर, इस वजह से ये जलमग्न होकर के मर जाते हैं। तो इससे भी प्रमाणित होता है कि कभी न कभी प्राचीन काल में इनके पूर्वज पश्चिम की तरफ यात्रा करते होंगे, जाते होंगे, जिससे इनको भी उसकी सिस्टम को फॉलो करते हैं, लेकिन वर्तमान में वहाँ पर जल है, इस वजह से ये आपके जलमग्न हो जाते हैं। तो ये बात प्रमाणित होती है कि ग्रीनलैंड, यूरोप, उत्तरी अमेरिका ये सभी आपस में कभी न कभी जुड़े हुए रहे होंगे। वर्तमान में भी ऐसे शोध हुए हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि ग्रीनलैंड 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से पश्चिम की ओर खिसक रहा है। कुछ रिसर्च ने ये बात प्रमाणित की कि जो ग्रीनलैंड जो द्वीप है वो पश्चिम की ओर खिसक रहा है। अब ये खिसकना प्रमाणित करता है कि खिसकाव प्राचीन काल में भी हुआ है, महाद्वीपों का खिसकाव, स्थलखंडों का खिसकाव। कार्बोनिफेरस युगीन हिमानीकरण के लक्षण विश्व के दूर दूर स्थित कई भागों में देखे जा सकते हैं। कार्बोनिफेरस युग में जो महाहिमयुग आया था उसके लक्षण अंटार्कटिक महाद्वीप, प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, दक्षिण अमेरिका, दूर स्थित क्षेत्रों में देखे जाते हैं। ये प्रमाणित करता है कि विश्व में सभी भूखंड प्राचीन समय में जुड़े हुए थे, अर्थात एक सुपर महाद्वीप के रूप में थे। तो जितने भी तथ्य हैं वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आज महाद्वीप और महासागरों का जो वर्तमान स्वरूप हमारे सामने दृष्टिगोचर होता है
वो प्राचीन समय में आपस में सभी जुड़े हुए थे, आपस में सुपर महाद्वीप थे, आपस में एक थे। तो ये पक्ष में तथ्य हुए। अब हम बात करते हैं आलोचना। आलोचना मतलब विपक्ष में तर्क। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सिद्धांत को गलत ठहराते हैं, विपरीत हैं सिद्धांत की। नंबर 1, ज्वारीय बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल महाद्वीपों को विस्थापित नहीं कर सकता। जो वेगनर ने बताया कि उत्तर की ओर विस्थापन हुआ और पश्चिम की ओर विस्थापन हुआ। उत्तर की ओर प्लवनशीलता और पश्चिम की ओर ज्वारीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महाद्वीपों में विस्थापन हुआ या खिसकाव हुआ। ये तथ्य अधिक सत्य प्रतीत नहीं होता। स्थल खंडों को विस्थापित करना, तोड़ना, ये काम ये बल नहीं कर सकते। तो ये अब गलत जान पड़ता है, इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। सेकंड नंबर पर आता है, वेगनर ने कई विरोधाभासी बातें कही। पहले कहा कि स्याल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है, जबकि बाद में उन्होंने कहा कि सीमा द्वारा स्याल के प्रभाव में रुकावट पैदा की गई, जिससे महाद्वीपों के किनारे तटीय भाग वलित होकर के पर्वत बन गए। अब ये दोनों बातें विरोधाभासी हो गई कि पहले कहना स्याल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है, बाद में कहना सीमा द्वारा स्याल के प्रभाव में रुकावट पैदा की गई। तो ये दोनों बातें विरोधाभासी हैं। तो इस तरीके से तीसरी जो बात आती है आलोचना की, वो आती है कि वेगनर ने विस्थापन का सही काल समय निर्धारित नहीं किया प्राचीन काल में। अब ये पता नहीं कब, निश्चित रूप से नहीं कह सका। कुछ क्षेत्र बताया लेकिन पूरा सटीक तरीके से इस बात की व्याख्या नहीं कर सका कि कब तक स्थलखंड एक थे, कब टूटे, कब महाद्वीप टूटे। तो ये बातें ज़्यादा सटीक तरीके से नहीं कह पाया। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि वेगनर का जो सिद्धांत है उसको पूर्णतः सिद्धांत नहीं कहा जा सकता, एक परिकल्पना मात्र है। तो ये आपका वेगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत है। एक भाग मुख्य भाग, सेकंड उसके विपक्ष में तर्क, और तीसरा भाग उसके पक्ष में तर्क। एक उसने बात और कही थी, वो यहाँ पर मैं रेखांकित करना चाहूँगा कि समुद्र द्वीपीय चाप की उत्पत्ति, द्वीपीय तोरण की उत्पत्ति प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर अर्थात एशिया के पूर्वी तट के सहारे द्वीपीय चाप अथवा द्वीपीय तोरण की उपस्थिति अद्भुत है। वेगनर के अनुसार जब एशिया पश्चिम की ओर विस्थापित हो रहा था तब इसका पूर्वी भाग विस्थापन में साथ नहीं दे सका, अर्थात पीछे छूट गया, टूट करके कुछ भाग पीछे रह गए। परिणाम स्वरूप जापान द्वीप चाप की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार जब उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे तब उसके पूर्वी भाग पीछे छूटने के कारण पश्चिमी द्वीप उत्पन्न हुए, जैसे वेस्ट इंडीज वगैरह। तो दो बातें उसने कही कि किस तरीके से द्वीप उत्पन्न हुए या द्वीपीय चाप उत्पन्न हुए। तो इस तरीके से मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थियों को वेगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के बारे में कुछ ज्ञान हुआ होगा, आपने पढ़ा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो आपको यहाँ पर पढ़ाया गया है उसको किताब से पुनः आप पढ़ेंगे। और कुछ असाइनमेंट मैं आपको देना चाहूँगा, आप लिख कर के देखना। प्रश्न है, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत की समालोचना कीजिए। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत की समालोचना कीजिए, अथवा वेगनर के महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत की व्याख्या करते हुए पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। वेगनर के महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत की व्याख्या करते हुए पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। एक यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है, इसको देखिए आप। वेगनर ने तत्कालीन विषुवत रेखा को अल्पाइन क्षेत्रों से गुजरते हुए माना था, अतः उसने दो दिशाओं में प्रभाव माना। तो आपको ये बताना है कि कौन कौन सी दिशाओं में प्रभाव माना था, नंबर 1 और नंबर 2। तो इसके बारे में आपको घर पर वर्क करना है। तो मुझे आशा है कि आप सभी विद्यार्थियों
का ज्ञानवर्धन हुआ, आपने मुझे सुना, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरे सिद्धांत को किताब से पढ़िएगा, और जब भी अपने कॉलेज में रेगुलर क्लासें हों उस समय आप आइए। अगर किसी को और भी कोई समस्या हो तो मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकता है, पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।